हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी? इस अमन पांडे को क्लास से बाहर निकालना। खोलो इसको, खोलो। अमन पांडे। हो रहा ऊपर गयो। अच्छा, नीचे करो। क्लास से बाहर निकालो इसको। नहीं, अमन पांडे को। शुरुआत आज ऐसे ही करेंगे अपन। ये चलो। हाँ जी, कैसे हैं बच्चों? बढ़िया है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो जी, बढ़िया। आइए बेटा, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा? मानव जनन। ठीक है, और इस मानव जनन में पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था। मानव जनन में नर जनन तंत्र में हम लोगों ने सबसे पहले वृषण की बात कर ली थी। एक जोड़ी वृषण की आंतरिक संरचना देख ली थी, वृषण की आंतरिक संरचना देख ली थी। उसके बाद सहायक नलिकाओं की बात करी थी। आंतरिक संरचना देखने के बाद सहायक नलिकाओं की बात करी थी। सहायक नलिकाओं के बाद में यहां बता दिया था कि ये जो वास डिफरेंस, यानी ये जो निकल रही थी कौन? शुक्रवाहक, ये मूत्र नलिका के ऊपर से एक फंदा लेकर किससे जुड़ रही थी? जरा आंसर बताइएगा फटाफट, जल्दी से आंसर बताइएगा। शुक्र वाहक जो थी वो किसके साथ जुड़ रही थी? किसकी नलिका के साथ जुड़ रही थी? फटाफट जल्दी से आंसर बताइएगा। शुक्र वाहक जो है वो किसकी नलिका के साथ में जुड़ रही थी? वेल डन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया राजेश सागर, वेरी गुड। किसकी नलिका के साथ जुड़ रही थी शुक्रवाहक? इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है, वेरी गुड। लेकिन किसके साथ जुड़ रही थी? एक कह रहा है यूरेथ्रा, बहुत ही बढ़िया। शुक्राशय की नलिका के साथ जुड़ रही थी, शुक्राशय नलिका के साथ जुड़ रही थी। और शुक्राशय नलिका के साथ जुड़कर दोनों ने क्या बनाई थी? स्खलन नलिका बनाई थी। क्या बनाई थी? स्खलन नलिका बनाई थी, इजैकुलेटरी डक्ट बनाई थी, है ना। और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट जो थी, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट जो थी, ये इजैकुलेटरी डक्ट किस में ओपन हुई थी? सर ये ओपन हुई थी किसके अंदर ओपन हुई थी? सर ये मूत्र मार्ग में ओपन हुई थी। क्या वो सारी चीजें बार बार रिपीट करने की जरूरत है? नहीं भाई, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ऑलरेडी ये बता चुका हूं। ठीक है, मैंने आपको यहां तक की ये सारी चीजें बता दी थी। मूत्र मार्ग में ओपन हो रही थी, फिर मूत्र मार्ग 3 थे। सबसे पहला कौन सा था? पुरोस्थ मूत्र मार्ग, दूसरा झिल्ली में मूत्र मार्ग, और सबसे लंबा जो था वो कौन सा था? शिशनीय मूत्र मार्ग। ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसके बाद, सहायक नलिकाओं के बाद अगला टॉपिक जो आता है वो आता है क्या? सहायक ग्रंथि। यानी नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं? सहायक ग्रंथियों की हम बात करने वाले हैं। उससे पहले एक और चीज मैं बता देता हूं। सहायक नलिकाएं जो थी, कौन कौन थी सहायक नलिकाएं? अगर आपको याद आ रही हूं, जरा सोचिए। सहायक नलिकाओं के अंतर्गत कौन कौन आया था? याद आ रहा है आपको? ट्यूबुली रेक्टी आया था। ट्यूबुली रेक्टी के बाद कौन आया था बेटा जी? ट्यूबुली रेक्टी के बाद कौन आया था? जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, ट्यूबुली रेक्टी के बाद कौन आया था? जरा जल्दी से मुझे बताइएगा। वृषण जाल, रेटिटेस्टीज। वृषण जाल के बाद रेटिटेस्टीज के बाद कौन आया था? वृषण जाल के बाद रेटिटेस्टीज के बाद कौन आया था? शुक्र वाहिका या शुक्र वाहिकाएं, वासा इफ्रेंशिया पढ़ चुके हैं। उसके बाद कौन आया था? अधिवृषण।
अधिवृषण एपिडिडाइमिस पढ़ चुके हैं। उसके बाद कौन आया था? शुक्रवाहक। फिर वो शुक्रवाहक यानी वास डिफरेंस किसके साथ जुड़ी थी? ये अभी अभी हम लोगों ने देख लिया है। ये जो शुक्रवाहक जो थी ये किसके साथ जुड़ी थी? शुक्राशय नलिका के साथ स्खलन नलिका बनाई। स्खलन नलिका किसमें ओपन हो गई थी? मूत्र मार्ग में। ठीक है, चलिए जी, यहां तक की बात समझ में आ गई थी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद ये चीज जानबूझ के अभी रिपीट क्यों करी है? रीजन क्या है ये चीज रिपीट करने का? सिंपल सी बात बतानी थी, वो थी ये। क्या? इसके बारे में बताना, क्योंकि यहां से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं? अधिवृषण से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? ध्यान से सुनना। अधिवृषण से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? ध्यान से सुनिएगा। क्या क्वेश्चन पूछा गया? वो ये कि ये जो अधिवृषण जो होता है, ये जो एपिडिडाइमिस जो होता है, इसका कार्य क्या होता है? तो बेटा याद रखना है आपने, ये जो अधिवृषण जो होता है ये एक तरीके का स्थान है, एक जगह है जहां पर स्टोर किया जाता है और शुक्राणुओं को मैच्योर किया जाता है। क्या शुक्राणुओं को, शुक्राणु जो होते हैं वो अधिवृषण में क्या होते हैं? स्टोर किए जाते हैं, यानी संरक्षित किए जाते हैं, प्लस उनका मैच्योरेशन भी होता है, यानी परिपक्वन भी होता है। संरक्षित की जगह संचित वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा। संचित किए जाते हैं और परिपक्वन किया जाता है। तो ये दो वर्ड याद रखना। क्या? कि अधिवृषण वो सबसे लंबी थी, ये भी याद होगा आपको। इन सब में से सबसे लंबी 6 मीटर लंबी आपकी जो नलिका जो थी, हाईली कॉइल्ड थी, अत्याधिक कुंडलित थी। याद रखना, अत्याधिक कुंडलित थी, अत्याधिक कुंडलित थी ये, जिसमें क्या किया जा रहा था बेटा जी? वृष, जिसके अंदर शुक्राणुओं को क्या किया जा रहा है? संचित किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, और वो परिपक्व भी हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, धीरे धीरे आकार में बड़े भी हो रहे थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ये एक पॉइंट था, मेजर पॉइंट था जो यहां पर बताना था सहायक नलिकाओं में। ये डन। अब बात करते हैं यहां पर किसकी? सहायक ग्रंथियों की। अब बात आएगी किसकी? सहायक ग्रंथियों की, एक्सेसरी डक्ट्स की। टोटल कितनी ग्रंथियां थी सहायक ग्रंथियां? याद करिए, 3 थी ना। कौन कौन सी थी सर? एक थी शुक्राशय, सेमिनल वेसाइकल, ठीक है, दूसरी पुरोस्थ, प्रोस्टेट, और तीसरी थी कौन सी? बल्बो यूरेथ्रल या काउपर, कंद मूत्र पथ या काउपर, अंग्रेजी में काउपर, बल्बो यूरेथ्रल। तो कुल मिलाकर ये 3 ग्रंथियां हैं। कुल मिलाकर ये 3 ग्रंथियां हैं जिनको हमने बोला है सहायक ग्रंथि। अब बात आ रही है ये ग्रंथि करती क्या है? एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके इनका कार्य पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना सा, इन 3 सहायक ग्रंथियों में से, ये जो 3 सहायक ग्रंथियां, इन 3 सहायक ग्रंथियों में से पर्टिकुलरली ये 2 ग्रंथियां जो है, कौन सी? पर्टिकुलरली ये 2 ग्रंथियां जो हैं, ये 2 ग्रंथियां कौन सी? ये 2 ग्रंथियां जो हैं, ये जो स्त्राव निकालती हैं, स्त्राव मीन्स फ्लूइड, जो लिक्विड ये निकालेंगी, वो स्त्राव क्या कहलाता है? शुक्रीय प्लाज्मा। उस स्त्राव को हम क्या बोलते हैं? शुक्रीय प्लाज्मा। ठीक है, याद रखना, सेमिनल फ्लूइड बोला जाता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई क्या? कि शुक्राशय और पुरोस्थ ग्रंथियों का जो स्त्राव जो होता है वो क्या कहलाता है? शुक्रीय प्लाज्मा कहलाता है, सेमिनल फ्लूइड कहलाता है। शुक्रीय प्लाज्मा,
सेमिनल फ्लूइड, इन दोनों ग्रंथियों का, पर्टिकुलरली इन दोनों ग्रंथियों का, ठीक है, इन दोनों ग्रंथियों का लिक्विड जो निकलता है व्हाइट कलर का चिपचिपा, थोड़ा लिसलिसा चिपचिपा लिक्विड निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? शुक्रिय प्लाज्मा। ठीक है, अब ये जो होता है इसका भाग शुक्रिय प्लाज्मा होता है, बहुत मामूली होता है, 1 to 2% होता है, इसलिए लिखा नहीं जाता है, मेनली ये लिखा जाता है 60 to 70%, ये 30%, ये इसका बहुत कम प्रतिशत होता है। डिटेल्ड में अगर रिसर्च करें तो यस, ये भी पार्टिसिपेट करता है शुक्रिय प्लाज्मा बनाने में, लेकिन इसका परसेंटेज जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो मेजर आपके ये दो हैं जो क्या बनाते हैं? शुक्रिय प्लाज्मा। प्लस इसमें क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं? शुक्राणु। जो कौन लेकर आ रही थी? शुक्रवाहक। और ये दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या कहलाता है? वीर्य कहलाता है, सीमन। ठीक है, तो नर जो होता है अपने शरीर से क्या रिलीज करता है? वीर्य, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीमन। ठीक है, ये सीमन एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है, जिसमें क्या मिल रहा है? शुक्राणु मिल रहे हैं, जो वृषण में बने थे, जो सहायक नलिकाएं लेकर आ रही थी। लास्ट में जो सहायक नलिका जो थी उसका नाम था शुक्रवाहक, जो लेकर आ रही थी क्या? शुक्राणु। उसके बाद में मेनली इन दोनों ग्रंथियों ने क्या बनाया? एक फ्लूइड बनाया, एक लिक्विड बनाया, जिसका नाम है शुक्रिय प्लाज्मा, जिसमें इसका रोल बहुत कम था लिक्विड बनाने में। तो इसका काम क्या होएगा इसका, इस ग्रंथि का, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, डन। ओके प्रियांशु, सिद्धार्था, मैं कुछ बोल रहा हूं उस पर ध्यान जा रहा है तेरा? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कुछ बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन रहा है? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैंने बोला शुक्रिय प्लाज्मा बनाने के लिए उत्तरदायी ये दो मेजर ग्रंथियां थी। इसका काम शुक्रिय प्लाज्मा बनाने में नग्न होता है, बहुत मामूली होता है, लेकिन होता है, मना नहीं कर रहा। अभी परसेंटेज बताऊंगा किसकी कितनी है। आइए, सो इतनी सी बात क्लियर है। सबसे पहली ग्रंथि पढ़ेंगे यहां पर, शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। सबसे पहली ग्रंथि जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं? सेमिनल वेसिकल। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है सर ये फ्लूइड बनाया क्यों? बेटा ये शुक्राणु जो है ये हवा में तो भेजेगा नहीं मादा के अंदर। सोचो, ये शुक्राणु को मेरे को मादा शरीर में स्थानांतरित करना, हवा में भेज दूंगा क्या है? ये लो, हवा में शुक्राणु गए, किसी माध्यम से होते हुए जाएंगे ना, तो वो माध्यम लिक्विड होएगा कि नहीं होएगा? हाँ जी, शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। सबसे पहला सेमिनल वेसिकल। पहला बिंदु बहुत सीधा सीधा, जल्दी से ध्यान से सुनेंगे। पहला बिंदु बहुत सीधा सीधा, क्या ये एक जोड़ी होती है या एक होती है? क्या ये एक जोड़ी होती है या एक होती है? सर ये एक जोड़ी होती है। जो लेट आएंगे वो बाद में रिपीट करना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। जो लेट आए हैं लेट रहिए, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, इतना टाइम नहीं है। अब 2 साल की चीजों को 1 साल में कवर करना, क्या 10-10 बार रिपीट करूंगा क्या तुम्हारे कहने से? हैं लेट आए हो, अपने आप बाद में देखो। अब कैसी होती है ये? एक जोड़ी होती है। डन। शुक्राशय कैसी होती है? एक जोड़ी होती है। नेक्स्ट, ये 60 to 70% भाग बनाती है किसका? वीर्य, या वीर्य के अंदर जो शुक्रिय प्लाज्मा जो होता है, उस शुक्रिय प्लाज्मा का 60 to 70% पोर्शन जो होता है, वो जो फ्लूइड जो होता है वो बनाने के लिए 60 to 70% पोर्शन जो होता है वो कौन बनाता है? ये बनाता है। नेक्स्ट, इससे जो लिक्विड निकला था, इससे जो स्त्राव निकला था, उस स्त्राव का पीएच कितना होता है? तो उसका पीएच जो होता है वो लगभग 7.3 के आसपास होता है। नेक्स्ट, ये ग्रंथि कहां पर लोकेटेड होती है? क्या ये मूत्राशय के आधार पर थी या मूत्राशय के साइड में थी? बताइए, ये जो ग्रंथि जो होती है क्या ये मूत्राशय के आधार पर थी या मूत्राशय के पार्श्व में थी? जरा जल्दी से आंसर बताइएगा। क्या ये मूत्राशय के पार्श्व में थी या ये नीचे की तरफ थी? साइड में थी ना, पृष्ठ भाग में, पार्श्व थी। तो हम ये लिखेंगे, इसका स्थान क्या है? ये मूत्राशय के पृष्ठ पार्श्व भाग में होती है। कहां पर मिलती है?
पीछे की तरफ, जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरे पीछे की तरफ साइड में, यहां पर, इधर की तरफ, यहां पर कौन मिल रही है? आपकी शुक्राशय ग्रंथि मिल रही है। एक तो पृष्ठ भाग में यानी पीछे की तरफ, और पार्श्व में यानी साइड में, इस तरीके से मिल रही है। कौन? आपकी शुक्राशय। डन। तो ये एक जोड़ी होती है 60 to 70% वीर्य का भाग बनाती है। वीर्य मींस वीर्य में शुक्रिय प्लाज्मा जो होती है, वीर्य में जो लिक्विड जो होता है वो 60 to 70% ये ग्रंथि बनाती है। इसका स्त्राव जो होता है उसका पीएच कितना होता है? 7.3 होता है। ये कहां पर लोकेटेड होती है ये मैंने अब आपको बता दिया। अब अगला बिंदु, इसके स्त्राव में होता क्या है? ये जो स्त्राव निकालती है, जो सिक्रीट करती है ये ग्रंथि, उस स्त्राव में क्या क्या बनता है? वो जो स्त्राव जो निकालती है उस स्त्राव में क्या क्या होता है? तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो जो लिक्विड जो होता है उस लिक्विड में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, तीन चीजें आपने याद रखनी है। क्या क्या? एक फ्रक्टोज, एक प्रोस्टाग्लैंडिन, और एक याद रखना है आपको फाइब्रिनोजन। ये तीन मेजर चीजें आपने याद रखनी है। तीन मेजर चीजें क्या? फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन और फाइब्रिनोजन। ये तीन मेजर चीजें आपने याद रखनी है जो इनके स्त्राव में होता है। और भी कई सारी चीजें होती हैं, सिर्फ यही तीन नहीं होती, और भी कई सारी चीजें होती है, और भी मटेरियल्स होते हैं इनके स्त्राव में, लेकिन मेजर ये तीन चीजें याद रखनी है। और हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो सिर्फ एक ही चीज, कौन? फ्रक्टोज। ठीक है, लेकिन आप ये तीनों चीजें याद रखेंगे। अब इन तीनों के फंक्शन देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहला, फ्रक्टोज ये एक शर्करा है, प्रोस्टाग्लैंडिन ये एक हार्मोन है, ये एक एंजाइम है। अब सर सबसे पहले ये फ्रक्टोज क्या करेगा? ये फ्रक्टोज क्या करेगा? हाँ, कैल्शियम भी होता है, लेकिन कैल्शियम मेनली प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है। फ्रक्टोज ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या कार्य करता है? तो ये पोषण प्रदान करता है। किसको पोषण प्रदान करेगा? ऑब्वियस ही बात है, ये पोषण प्रदान करेगा। किसको पोषण प्रदान करेगा सर? शुक्राणु को। शुक्राणु जो होते हैं उनको न्यूट्रिशन देगा। भाई तुम ग्लूकोज खाते हो या तुम्हारे अंदर जो भी खाना जाता है, जैसे रोटी तुमने खाई उसमें मंड होता है, स्टार्च होता है, जो फाइनली किसमें टूट के बन जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का पोषणीय पदार्थ, शर्करा है। उसी प्रकार ये फ्रक्टोज ये भी एक शर्करा है, और ये शर्करा शुक्राणु को क्या दे रही है? पोषण दे रही है, न्यूट्रिशन दे रही है। डन। चले जी, इन दोनों के फंक्शन देखने से पहले ये फ्रक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो ये चीज समझ में आ गई कि भैया ये पोषण दे रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज फ्रक्टोज के बारे में वो ये कि इसको यूज में लिया जाता है पता लगाने के लिए, क्या? फॉरेंसिक टेस्ट में। फॉरेंसिक टेस्ट फॉर रेप। क्या सर? फॉरेंसिक टेस्ट जो होता है, हाँ जी, एक है सर आपने रॉन्ग बताया, एफएसएच की जगह टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है दीपक कुमार, जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ ले बेटा, मैंने रॉन्ग बताया। ठीक है, हाँ जी, फॉरेंसिक टेस्ट फॉर रेप। दीपक कुमार को क्लास से बाहर निकालो, ये बिना फालतू में टाइम वेस्ट करने आते हैं। हाँ भाई हम गलत पढ़ा रहे हैं यहां पर। ठीक है, रॉन्ग की तेरे को स्पेलिंग नहीं आती और तू मेरे को रॉन्ग बता रहा है। एफएसएच ने निकाला टेस्टोस्टेरोन। अरे बांगड़ू, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो कहां से निकलता है? लेडिक सेल से निकलता है। और वो कब निकलता है? जब एक लड़का 12 से 14 वर्ष का हो जाता है। वो बच्चा अभी भ्रूणी अवस्था में वो टेस्टोस्टेरोन निकालेगा, अपनी मां के अंदर वो टेस्टोस्टेरोन निकालेगा। भोंदूलाल, तूने पढ़ लिया टेस्टोस्टेरोन निकाल। अरे टेस्टोस्टेरोन कहां से निकालेगा वो बच्चा? तो पढ़ाई ध्यान से कर ले यहां पर, बिना फालतू में टाइम वेस्ट मत कर। यहां पर थोड़ा लॉजिक भी होता है। हाँ भाई, क्या बोला यहां पर? फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन और फाइब्रिनोजन। फ्रक्टोज जो है वो एक शर्करा है जो पोषण दे रही थी किसको? शुक्राणुओं को। फ्रक्टोज कैसी शर्करा है बेटा जी? देखिए, ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज क्या बेटा जी? एक पेंटोज शर्करा है। फ्रक्टोज क्या है? एक C5H
C5H10O5, C5H10O5, ठीक है। ये एक फ्रक्टोज शर्करा है। ये फ्रक्टोज शर्करा कैसी शर्करा है? पेंटो। मेरा इसलिए माथा खराब हो जाता है क्योंकि पढ़ाते हुए ना ये इस तरीके से जब कमेंट आते हैं ना, मेरा इसलिए दिमाग खराब हो जाता है। यार तुम पढ़ाने नहीं देते हो कसम से। हटाइए, कमेंट हटा देता हूं मैं। कितना भी समझा लो, समझने की कोशिश नहीं करेंगे। सॉरी, ये पेंटोज शर्करा नहीं है, ये हेक्सोज शर्करा है, C6H12O6 है। हाँ जी, फ्रक्टोज कैसी शर्करा है बेटा जी? हेक्सोज शर्करा है। हेक्सोज का मतलब C6H12O6। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होती है, ग्लूकोज वो भी कैसी शर्करा होती है? हेक्सोज होती है। गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, ये जो शर्कराएं जो होती है कैसी होती है? हेक्सोज, जिसमें कार्बन 6 होते हैं। तो फ्रक्टोज क्या प्रदान कर रही है? पोषण प्रदान कर रही है किसको? शुक्राणुओं को। साथ ही साथ इसको हम यूज में लेते हैं फॉरेंसिक टेस्ट फॉर रेप। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी स्त्री के साथ में या किसी लड़की के साथ में, फीमेल के साथ में रेप हुआ है, तो उस रेप का पता लगाना, उस रेप का अगर पता लगाना है तो वो पता लगाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। किसको? फ्रक्टोज को। कैसे सर? याद रखना, मादा के अंदर, फीमेल के अंदर उसके जो जनन पथ जो होता है, उस जनन पथ में कौन सा जनन पथ होता है? यहां पर देखिएगा, ये मादा का जनन पथ है। इस तरीके से ये जनन पथ है, जिसमें नीचे योनि है, गर्भाशय है, फैलोपियन नलिका है। तो जब भी संभोग प्रक्रिया जब होती है तो एक नर जो होता है, अगर वो रेप कर रहा है या वो नॉर्मली संभोग प्रक्रिया संपन्न कर रहा है, जिसमें वो अपने शिशन को मादा योनि में स्थानांतरित करता है, इस मादा योनि में स्थानांतरित करता है, ठीक है, और यहां पर छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? अपना वीर्य छोड़ देता है, ठीक है। तो अब जरा सोच, एक नर ने संभोग प्रक्रिया के दौरान या रेप के दौरान क्या अपना शिशन जो था उसकी योनि में जब स्थानांतरित किया, करने के बाद में उसने यहां पर वीर्य छोड़ दिया, ठीक है। इस पूरे जनन पथ में कहीं पर भी फ्रक्टोज नहीं होता मादा के अंदर। क्या बोला मैंने? मादा के पूरे जनन पथ में रिप्रोडक्टिव वो जो डक्ट जो है, जिसमें योनि भी आ रही है, गर्भाशय भी आ रही है, फैलोपियन नलिका भी आ रही है, उस जनन पथ में फ्रक्टोज नहीं होता। क्या नहीं होता? फ्रक्टोज नहीं होता। अब इमेजिन कर, कोई स्त्री है जिसके साथ रेप हुआ, और रेप हुआ इट मींस जबरदस्ती रेप हुआ उसके साथ में, तो डेफिनेटली उस नर ने क्या किया होगा? संभोग प्रक्रिया संपन्न करी होगी जबरदस्ती। अपने शिशन को स्थानांतरित किया, कहां पर? अपने पेनिस को स्थानांतरित किया, किसमें? फीमेल वेजाइना में, योनि में, ठीक है। और क्या कर दिया? अपनी बॉडी से क्या रिलीज कर दिया? सर, वीर्य। और वीर्य अगर रिलीज कर दिया तो उस वीर्य में फ्रक्टोज है? हां सर, वीर्य में फ्रक्टोज है, बिल्कुल है। उस वीर्य में फ्रक्टोज होएगा, बिल्कुल होएगा। क्यों? क्योंकि वीर्य में शुक्रिय प्लाज्मा, और शुक्रिय प्लाज्मा का 60 to 70% भाग कौन बना रहा है? शुक्राशय। उस शुक्राशय के स्राव में कौन मिल रहा है? फ्रक्टोज मिल रहा है। तो जरा सोच, वीर्य में फ्रक्टोज है, बिल्कुल है। वीर्य में कौन मिल रहा है? सर, वीर्य में फ्रक्टोज मिल रहा है, लेकिन मादा जनन पथ में कहीं भी फ्रक्टोज नहीं मिलता। अब मादा जनन पथ जो था वहां पर कहीं पर भी फ्रक्टोज, एक नॉर्मल फीमेल की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल फीमेल के अंदर कहीं पर भी क्या नहीं होता? नॉर्मल फीमेल में कहीं पर भी क्या नहीं होता? सामान्य स्त्री जो है, जिसने कोई संभोग नहीं किया, नॉर्मल संभोग भी नहीं किया, जिसके साथ रेप भी नहीं हुआ, उसके इस जनन पथ में फ्रक्टोज नहीं है, ठीक है। लेकिन जरा सोच, उसके साथ अगर रेप होएगा तो डेफिनेटली उसके अंदर क्या आ जाएगा? वीर्य आ जाएगा, और वीर्य आएगा तो डेफिनेटली उसके अंदर क्या होएगा? फ्रक्टोज होएगा। और अगर फ्रक्टोज होएगा, और हमें टेस्ट करना है कि एक स्त्री के साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ, अगर उसके जनन पथ में फ्रक्टोज मिल गया, अगर उसके जनन पथ में क्या मिल गया? फ्रक्टोज मिल गया, तो हमें पता लग जाएगा क्या? रेप हुआ कि नहीं हुआ।
इतनी सी बात थी। अब इसके पीछे पीएचडी करने मत बैठ जाना, सिंपल सी बात को सिंपल तरीके से समझना था और आगे बढ़ना था। क्या कि फ्रक्टोज जो होता है वो मादा जनन पथ में नहीं मिलता, और अगर मादा जनन पथ में मिल रहा है और उसके साथ जबरदस्ती की गई है स्त्री के साथ में, इट मींस उसके साथ में क्या हुआ है, रेप हुआ है। तो याद रखना, फॉरेंसिक टेस्ट जो होता है रेप के केस में सबसे पहले क्या पता लगाया जाता है कि मादा जनन पथ में फ्रक्टोज मिल रहा है या नहीं मिल रहा। डन। नेक्स्ट आ जाते सेकंड पर। दूसरा है वो है एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। सर ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्या कार्य करता है, ध्यान से देखिएगा। ये मादा जनन पथ है, ठीक है, यहां पर अंडाणु बैठा है, यहां पर शुक्राणु छोड़ दिए, वीर्य छोड़ दिया। अब इस वीर्य को ऊपर जाना है, कैसे जाएगा, सोच, दिमाग लगा। ये जो वीर्य जो है इसको ऊपर जाना है, कैसे जाएगा, जल्दी से सोच। हाँ भाई जल्दी से। ये वीर्य में ये शुक्राणु, इस शुक्राणु को यहां तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेगा, संकुचन करके ना, है ना। जैसे एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, कहां है, यस ये रहा। मान ले ये कौन है, ये गर्भाशय है। कौन है गुरु, ये गर्भाशय है। गर्भाशय क्या है, एक नलिका ही तो है, ये नलिका। यहां पर नीचे हार्मोन है, सॉरी ये नीचे शुक्राणु है, यहां पर शुक्राणु को ऊपर जाना है, यहां से ऊपर जाना है। तो ये शुक्राणु नीचे से ऊपर कैसे जाएंगे, सोच। अगर ये नलिका नीचे से सिकुड़े, शुक्राणु ऊपर और सिकुड़े और ऊपर और सिकुड़े और ऊपर और सिकुड़े और ऊपर और सिकुड़ जाए, सिकुड़ जाए, सिकुड़ जाए, शुक्राणु अपलिफ्ट हो रहे हैं। क्या वो शुक्राणु या वो जो वीर्य जो है वो ऊपर आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। तो कुल मिलाकर हमें इस वीर्य को, यहां पर ये जो वीर्य है, इस वीर्य को ऊपर उठाना पड़ेगा। अब इस वीर्य को ऊपर कैसे उठाएं गुरु, हमें इस गर्भाशय की दीवारों में संकुचन पैदा करना पड़ेगा। ये जो यूट्रस है इसकी दीवारों में संकुचन पैदा करना पड़ेगा। कैसे करें, आइए। ये जो गर्भाशय जो होता है, इस गर्भाशय की 3 भित्तियां होती हैं। ये गर्भाशय की 3 भित्तियां होती है योनि तक। याद रखना कितनी भित्तियां हैं, 3 भित्तियां, जिसमें एक सबसे बाहर होती है, एक बीच वाली होती है और एक सबसे अंदर वाली होती है। सबसे बाहर वाली को बाह्य गर्भाशय भित्ति या परिगर्भाशय भित्ति, बीच वाली को मध्य गर्भाशय भित्ति, अंदर वाली को अंत्य गर्भाशय भित्ति। सिंपल सा मीनिंग, अभी पढ़ेंगे, सारी चीजें आएंगी, ठीक है। ये जो मध्य गर्भाशय भित्ति जो होती है, मध्य गर्भाशय भित्ति जो होती है, ये सबसे ज्यादा मोटी होती है। क्या होती है, ये सबसे ज्यादा मोटी होती है। ये वाली मध्य गर्भाशय भित्ति जो होती है सबसे ज्यादा मोटी होती है, मोटी होती है। और किसकी बनी होती है, मायोमेट्रियम बोला जाता है इसको। ये किसकी बनी होती है सर, ये मसल्स की बनी होती है। मायोमेट्रियम जो है ये किसकी बनी होती है, ये मसल्स की बनी होती है। अब जरा सोच, मसल्स के अंदर, मांसपेशियों के अंदर काबिलियत होती है किस चीज की, संकुचन की, शिथिलन की। अब इमेजिन कर, यहां पर आपको संकुचन कराना है, शिथिलन कराना है, तो वो संकुचन शिथिलन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगी, वो मसल्स होंगी, वो मांसपेशियां होंगी, जो कहां पर मिल रही है, मायोमेट्रियम में मिल रही है। तो हमें कुल मिलाकर इस गर्भाशय से लेकर योनि तक, या मैं बोलूंगा फैलोपियन नलिका से लेकर योनि तक, ये फैलोपियन नलिका, ये गर्भाशय और ये योनि। योनि में कौन आ गया, वीर्य। अब वीर्य को अपलिफ्ट करना है तो कुल मिलाकर यहां से संकुचन स्टार्ट हो जाएगा। गर्भाशय की ग्रीवा जो होती है, या मैं सिंपल बोलूंगा गर्भाशय से हमें क्या कराना है, इस गर्भाशय के अंदर संकुचन पैदा करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है, ताकि ये वीर्य ऊपर चढ़ जाए। वो कौन कराएगा सर, ये मायोमेट्रियम जो होगी, ये मध्य गर्भाशय भित्ति जो होगी, इसके अंदर क्या होना चाहिए सर, कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। और उसी कॉन्ट्रैक्शन के कारण, उसी संकुचन के कारण, उसी संकुचन के कारण, उसी कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये जो वीर्य है ये ऊपर उठेगा। तो कौन कराएगा ये कॉन्ट्रैक्शन, ये गर्भाशय की भित्ति में कॉन्ट्रैक्शन कौन कराएगा, तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है, ये हार्मोन जो होता है, जो वीर्य में मिल रहा था, ये रिस्पॉन्सिबल होएगा किस चीज के लिए, गर्भाशय भित्ति के संकुचन के लिए। गर्भाशय भित्ति कौन सी, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो होती है उसमें संकुचन के लिए। हाँ ठीक है। अब एक बालक बोल रहा है सर स्पर्म तो चल सकते हैं, स्पर्म तो चल सकते हैं, स्पर्म तो चल सकते हैं। अरे चलने के लिए, चल मींस मूवमेंट करते, किसमें मूवमेंट करते हैं, लिक्विड में ना। ये लिक्विड यहां पर है, यहां थोड़ी ना, ऊपर कैसे जाएगा शुक्राणु, फिर वापस से वही बात, हवा में उड़ता हुआ जाएगा क्या,
मीडियम में जाएगा ना। ये जो लिक्विड जो है, इस लिक्विड में तो गति करेंगे, इस लिक्विड को ऊपर उठाना है ना, इस वीरे को ऊपर उठाना है ना। नहीं पता हमको सुमित कुमार क्या होता है सेमिनोगेलिन, नहीं पता हमको। ठीक है जी, चलें आगे। तो ये हो गया किसका कार्य बेटा जी, यहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन का। ये हार्मोन क्या करता है, गर्भाशय की भित्ति में पर्टिकुलरली जो मायोमेट्रियम होता है उसको प्रेरित करता है, क्या कराने के लिए, संकुचन करने के लिए, ताकि क्या हो सके, जिससे वीर्य ऊपर उठ सके, जिससे वीर्य जो है वो क्या हो जाए, वो फैलोपियन नलिका तक स्थानांतरित हो जाए, फैलोपियन नलिका तक क्या हो जाए, स्थानांतरित हो जाए। तो फैलोपियन नलिका तक स्थानांतरण करने के लिए, वीर्य को फैलोपियन नलिका तक स्थानांतरित करने के लिए आपको गर्भाशय की भित्ति को क्या करना पड़ेगा, संकुचन करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलें। सर टेल क्या करता है, मूवमेंट कराता है। यार तुम, ये लिक्विड है, ये एक लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर ये शुक्राणु हैं। अब ये शुक्राणु की पूंछ है, ये गति करा रही है किसके अंदर, इस लिक्विड के अंदर। अब तुम मुझको बताइए, यहां पर ये जो लिक्विड जो था, इस लिक्विड को तूने वीर्य बोला, जिसके अंदर ये शुक्राणु हैं, और ये शुक्राणु की टेल गति करती है। तो यहां पर शुक्राणु को उठाकर ले जाएगा, इस वीर्य को उठाकर लेकर जाना है। भैया ये वीर्य के अंदर जो लिक्विड है, उसी लिक्विड के अंदर गति करेंगे ये शुक्राणु। ठीक, तो ये था कौन सा आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। आर्किडोनिक एसिड से बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहां पर। नेक्स्ट इज फाइब्रिनोजन। अब ये फाइब्रिनोजन क्या करता है, ये क्लॉटिंग फैक्टर है, ये थक्का कारक है। थक्का कारक है, थक्का कारक मींस क्लॉट करा देता है, क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉट करा देता है। क्या मतलब है सर, क्या मतलब है, देख मेरे भाई सोच, एक ये लिक्विड है और एक ये लिक्विड है। अब मैं तेरे से पूछना चाहूंगा, इन दोनों कंडीशन में से कहां पर थक्का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे ब्लड में होता है ना क्लॉट। हाँ जी, है ना, बताओ इनमें से कौन सा लिक्विड गाढ़ा होएगा और कौन सा पतला होएगा। सोचो, ये ए है, ये बी कंडीशन है, इनमें से कौन सा लिक्विड गाढ़ा होएगा और कौन सा पतला होएगा। सोच, जब तू चीजों को एक जगह एकत्रित कर देगा, 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 तो वो पतला होएगा कि गाढ़ा होएगा। सर ये वाली कंडीशन में ये लिक्विड कैसा होएगा, सर गाढ़ा होएगा। और यहां पर फैला हुआ है, कैसा होएगा, ये पतला होएगा। इतनी सी मीनिंग समझ में आ गई। कहां पर थक्का बन गया, अगर ये गाढ़ा इट मींस यहां पर थक्का बन गया, क्लॉटिंग हो गई है। यहां थक्का थोड़ा ना बना है, पतला है। इतनी सी बात समझ में आ गई, या इसमें भी कोई कंफ्यूजन है। तुम्हारा रक्त निकल रहा है, तुम्हारे कट लगा, रक्त निकल रहा है, रक्त कैसा है, लिक्विड है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। एक टाइम के बाद में वो रक्त जो होता है वहां पर इकट्ठा हो जाता है, फिर नहीं निकलता। क्यों, क्लॉटिंग हो गई, रक्त कैसा हो गया, इकट्ठा हो गया, गाढ़ा हो गया वहां पर। डन। तो ये फ्लूइड कैसा है, गाढ़ा है। ये फ्लूइड कैसा है, पतला। यहां पर थक्का बन गया, यहां पर थक्का नहीं बना। डन। चलो, अब बात आ रही है, मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूं दोस्त, मुझे इस प्रश्न का आंसर देना। तुमको यहां पर शुक्राणु दिखाई दे रहे हैं, मुझे एक बात बताना, इन दोनों कंडीशन में कहां पर स्पर्म की, शुक्राणु की गति कम हो जाएगी, इस कंडीशन में कि इस कंडीशन में। फटाफट, कहां पर शुक्राणु की गति कम हो जाएगी, सोच। शुक्राणु की गति कम कहां हो जाएगी, इसमें कि इसमें। ऑब्वियसली बात है, यहां पर
शुक्राणु की गति जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पर गति ज्यादा है, हाँ सर यहां पर शुक्राणु गति कर सकता है, बढ़िया तरीके से गति कर सकता है, ज्यादा गति कर सकता है ना। अब आप मुझे बताइए, सोच समझकर खुद सोचिएगा, मेरे अंदर जो वीर है इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए। अगर शुक्राणु ज्यादा से ज्यादा गति करेगा तो उसका ऊर्जा का ह्रास ज्यादा होगा, यानी एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा। और यहां पर कम गति करेगा तो यहां पर ऊर्जा का लॉस होएगा कि ऊर्जा संरक्षित रहेगी, ऊर्जा संरक्षित रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया? इतनी सी बात समझ में आई क्या, कि यहां पर शुक्राणु दे दनादन घूमे जा रहे। क्यों? क्योंकि एनर्जी है उनके पास, तो घूमे जा रहे। यहां पर एनर्जी है लेकिन वो घूम नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि तरल कैसा हो गया, गाढ़ा हो गया। तो ऊर्जा खर्च नहीं होगी, ऊर्जा बची रहेगी, एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, संरक्षित हो जाएगी। डन। अब आप खुद सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, शुक्राणु का काम गति करना है। शुक्राणु को कहां पर पहुंचना है सर? अंडाणु के पास में पहुंचना है। शुक्राणु को मेन गति कहां करनी है? मेरे अंदर गति करनी है कि मादा जनन पथ में गति करनी है? दिमाग लगा। हरीश परिहार, तेरा बैच आज बंद हो जाएगा बेटा कंप्लीटली। हरीश परिहार ने कमेंट किया, टकले फास्ट पड़ा। अब देख, आज तेरा फास्ट बैच बंद हो जाएगा, तेरे 7,000 रुपए वेस्ट हो जाएंगे। अब मजे ले। अब ठीक है, बहुत पैसा है ना तेरे पास, ठीक है, अब कहीं और पढ़ना बेटा। अब हाँ भाई, तो कहां पर हमारे अंदर, नर के अंदर या मादा के अंदर गति करानी है? सर मादा के अंदर गति करानी है, नर के अंदर थोड़ी ना गति करानी है, मादा के अंदर गति करानी है। तो मादा के अंदर वीर्य कैसा होना चाहिए? पतला होना चाहिए कि गाढ़ा होना चाहिए? और हमारे अंदर वीर्य कैसा होना चाहिए? नर के अंदर वीर्य कैसा होना चाहिए? पतला होना चाहिए कि गाढ़ा होना चाहिए? आंसर आप सभी को मिल गया होगा। सीधी सी बात है, आंसर सीधा सीधा कि गाढ़ापन किसके अंदर होएगा? नर के अंदर जो वीर्य होएगा वो कैसा होएगा? गाढ़ा होएगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा को क्या करना है? संरक्षित करना है। ऊर्जा को क्या करना है? संरक्षित करना है। ठीक है, और शुक्राणु की गति को कम करना है ताकि ऊर्जा संरक्षित रहे, है ना। डन। अब बात आ रही है सर ये गाढ़ा करने के लिए उत्तरदायी कौन होएगा? तो ये गाढ़ा करने के लिए उत्तरदायी ये था। आई होप आपको ये मीनिंग समझ में आ गया होगा। सर फीमेल में पतला करने के लिए उत्तरदायी कौन होएगा? वो भी अभी बता रहा हूं, लेकिन मुझे ये बता इतनी सी बात, क्या ये चीज समझ में आई? फाइब्रिनोजन जो इस स्त्राव से निकल रहा था, ये फाइब्रिनोजन क्या करेगा? ये थक्का बनाएगा। वो थक्का क्यों बनाएगा? ताकि वीर्य जो है वो गाढ़ा हो जाए। थक्का बनाएगा ताकि वीर्य गाढ़ा हो जाए। क्यों वीर्य गाढ़ा चाहिए? ताकि शुक्राणु गति कम करे। क्यों कम गति करे? ताकि ऊर्जा का ह्रास ना हो, ऊर्जा संरक्षित रहे। डन। इतनी सी थी। हाँ जी, क्लियर है। हार्मोन नहीं है, एंजाइम है बेटा ये। डन, क्लियर। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, ये तीन मेन चीज थी जो किसके स्त्राव से निकल रही थी? सर ये किसके स्त्राव से निकल रही थी? ये थी शुक्राशय के स्त्राव से। ये पहली सहायक ग्रंथि थी
दूसरी सहायक ग्रंथि जो है, दूसरी जो सहायक ग्रंथि है उसका नाम है पुरोस्त, प्रोस्टेट। ठीक है, दूसरी जो सहायक ग्रंथि है उसका नाम है पुरोस्त, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोस्टेट। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला बिंदु फटाफट, ये कहां पर मिल रही थी, क्या ये मूत्राशय में, क्या ये मूत्राशय में, ये मूत्राशय के आधार पर मिल रही थी, मूत्राशय के साइड में मिल रही थी, कहां पर मिल रही थी, जल्दी से आंसर बताइएगा। हाँ जी, स्कंदन प्रोटीन भी बोल सकते हैं। हाँ जी, जल्दी से, कहां पर मिल रही थी ये, मूत्राशय के आधार पर मिल रही है। ठीक है, दूसरा बिंदु, ये शुक्रिय प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग बनाती है, तो याद रखना ये शुक्रिय प्लाज्मा का 30% भाग बनाती है। लगभग कितना, 30% पोर्शन जो होता है वो कौन बनाता है बेटा जी, यहां पर ये बनाती है 30%। नेक्स्ट, इससे जो स्त्राव निकलता है, इससे जो स्त्राव निकलता है वो स्त्राव कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, जिसको हम हिंदी में दूधिया बोल देते हैं, दूधिया रंग का होता है, व्हाइट कलर का होता है, चिपचिपा होता है, लिसलिसा चिपचिपा, और उसमें एक गंध होती है। क्या पाई जाती है उसमें, गंध जो होती है, व्हाइट कलर का गंध युक्त जो लिक्विड जो होता है वो कौन स्त्रावित करती है, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। दूधिया रंग, चिपचिपा रंग, गंध युक्त होता है व्हाइट कलर का, कौन, आपकी पुरोस्त ग्रंथि स्त्रावित करती है। सर इस ग्रंथि से क्या क्या मिलता है, इस ग्रंथि के स्त्राव में क्या क्या पाया जाता है। इस ग्रंथि का जो स्त्राव जो था वो तो चलो ठीक है कि व्हाइट कलर का है, चिपचिपा है, गंध युक्त है, ठीक है। अब इस स्त्राव में क्या क्या पाया जाता है, ये जो स्त्राव जो होता है, इस स्त्राव में क्या क्या पाया जाता है। सर फिर तो फाइब्रिनोजन को वृषण कोश में होना चाहिए था ना, कि वो गति, अरे बांगड़ू, अगर फाइब्रिनोजन वृषण कोश में होता तो शुक्राणु आगे ही ना बढ़ पाते, तो शुक्राणु को आगे भी ना बढ़ने देगा क्या, अरे आगे बढ़ेगा, लिक्विड में जाएगा, फिर वो लिक्विड क्या हो जाएगा, थक्का बन जाएगा, ताकि फिर एनर्जी कंजर्व हो जाए। अब ये जो स्त्राव जो होता है, इस स्त्राव में क्या मिलता है, तो इस स्त्राव में याद रखना सिट्रिक एसिड होता है, और ये सिट्रिक एसिड भी पोषण प्रदान करता है। किसको पोषण प्रदान करता है, शुक्राणुओं को। और क्या होता है, कैल्शियम होता है, याद रखना, मेनली याद रखिएगा, ये जो कैल्शियम जो होता है उसके साथ साथ फॉस्फेट जो होता है, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये कैल्शियम और ये फॉस्फेट। सर ये किस लिए होता है, याद रखना, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, क्या, मांसपेशी गति जब आप पढ़ेंगे, या सिंपल सी बात, गति करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। किसकी गति, क्या करने के लिए, गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो ये कैल्शियम और फॉस्फेट स्त्रावित करता है कौन बेटा जी, आपका पुरोस्त ग्रंथि। और लास्ट में एक और वर्ड याद रख सकते हैं, कौन सा, कैल्शियम, फॉस्फेट, सिट्रिक एसिड और फाइब्रिनोलाइसिन भी होता है। कौन होता है, फाइब्रिनोलाइसिन। सर ये फाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है, ये एंटी क्लॉटिंग होता है। कैसा होता है, ये एंटी क्लॉटिंग कारक होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। सर यदि शुक्राणु गति ना करता तो फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन का क्या काम है। फाइब्रिनोलाइसिन जो होता है ये एंटी क्लॉटिंग कारक होता है। फाइब्रिनोलाइसिन क्या होता है, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर होता है। अब ये एंटी क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है ये क्या कार्य करेगा, अब खुद जरा सोच। ये कारक जो होता है इसको चाहिए होता है अम्लीय माध्यम कार्य करने के लिए। कौन सा माध्यम चाहिए होता है, अम्लीय माध्यम कार्य करने के लिए।
एक काम कर लो, बात कर लो यार तुम लोग। यदि वीर्य पतला हुआ तो शुक्राणु एक दूसरे से, शुक्राणु जो है उनकी गति जो है, मतलब शुक्राणु धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शुक्राणु जो है उनका जीवन काल जो होता है वो उनकी गति पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा गति करते हैं उनका कार्य खत्म हो जाएगा, जल्दी से खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ब्यूटी रॉय ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। मैं फोरेंसिक टेस्ट में इतनी सी बात जानता था और वो मैंने आपको बता दिया। फ्रक्टोज कितनी देर तक रहेगा, कितनी देर तक नहीं रहेगा, हमको नहीं पता। फाइब्रिनोजन की जगह आइनोसिटॉल दे रखा है, पता नहीं कहां दे रखा है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अगर तुम पढ़ लोगे ना तो धन्य हो जाऊंगा प्रभु में, अगर तुम लोग पढ़ लोगे। क्योंकि कोई आते कहता है टकले पढ़ा जल्दी से, कोई उल्ट पटांग कमेंट करता है। कसम से तुम लोगों को पढ़ाने का मजा नहीं आ रहा मेरे को। ये तरीका होता है कि टीचर से बात करने का, और यही चीजें तुमको सिखाई गई है क्या? सिर्फ सभी बच्चों को नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ सिलेक्टेड बच्चे हैं उन्हीं को। इसके स्त्राव में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है जो क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है। कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है जो शुक्राणुओं को गतिशीलता, गति कराने में हेल्प करता है और उसकी रिजिडिटी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। किसकी? शुक्राणुओं की। फाइब्रिनोलाइसिन ये अम्लीय माध्यम में सक्रिय होता है, अम्लीय माध्यम में सक्रिय होता है। कौन? फाइब्रिनोलाइसिन, जो क्लॉटिंग को तोड़ता है, जो थक्का होता है उसको खत्म करता है। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा कि अभी अभी आपने बोला कि सर अब चल रहा है कि नहीं चल रहा। अभी अभी आपने बोला सर नर के अंदर जो वीर्य होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? गाढ़ा होना चाहिए। क्यों गाढ़ा होना चाहिए? ताकि शुक्राणु गति ना कर सके। क्यों गति ना कर सके? क्योंकि करानी नहीं है। मेजर गति कहां करानी है? ऐसा नहीं कि गति बंद करानी है, हल्की फुल्की गति तो रहेगी ना। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल चुप हो जा रहे शुक्राणु, बिल्कुल बात नहीं करेगा, चुपचाप बिल्कुल बैठा रहे यहां पर। नहीं, हल्की फुल्की तो गति करेगा। लेकिन यहां पर गति और यहां पर गति की मैं बात करूं तो यहां पर पूर्ण रूप से गति कर पा रहा है, जिससे एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। यहां पर उसकी गति को हमने क्या कर दिया? इनहिबिट कर दिया, कम कर दिया गति को। यहां मैंने गति कम बोला है, ये नहीं बोला कि गति खत्म करनी है, कम बोला है यहां पर। यहां पर शुक्राणु की गति को कम बोला है, कम। वर्ड देख, यहां पर खत्म नहीं बोला है कि बिल्कुल शुक्राणु गति नहीं कर रहा, कम गति हो रही है, जिससे एनर्जी जो होगी वो कंजर्व हो जाएगी, संरक्षित हो जाएगी। अब बात आ रही है गाढ़ापन करने के लिए कौन जिम्मेदार था? सर ये गाढ़ापन करने के लिए जिम्मेदार जो था वो फाइब्रिनोजन था। फाइब्रिनोजन थक्का पैदा करता है। फाइब्रिनोजन क्या कर रहा था? थक्का बना रहा था, जबकि फाइब्रिनोलाइसिन जो ये थक्का तोड़ रहा है। अब माथा घूमता है कि सर एक ग्रंथि का स्त्राव जो था उसमें एक एंजाइम था जो थक्का बना रहा है, उसी के नीचे दूसरी ग्रंथि के स्त्राव में एक एंजाइम है जो थक्का तोड़ रहा है। फिर ये तो गड़बड़ी हो जाएगी। सेमिनल वेसाइकल में सीमन की जगह शुक्रिय प्लाज्मा आएगा। ठीक है, ओके, हाँ जी। किसी को समझ आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? किसी को समझ आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? किसी को समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? कि एक ग्रंथि के स्त्राव में एक चीज थक्का बना रही है, उसी के नीचे दूसरी ग्रंथि के स्त्राव में थक्का तोड़ने वाली चीज है। तो अगर थक्का बना दिया तो नीचे वाली ग्रंथि से जो निकलेगा वो थक्का तोड़ देगा। फिर फायदा क्या हुआ थक्का बनाने का? सोच, दिमाग लगा। एक थक्का बना रहा है, एक थक्का तोड़ रहा है, फिर बनाने का फायदा क्या हुआ जब तोड़ना था तो, है ना? इसीलिए मैंने जानबूझ के यहां पर लिखा क्या? ये अम्लीय माध्यम में सक्रिय होता है। कौन? ये।
अगर कोई बच्चा पहले पढ़ा हुआ है तो वो समझ जाएगा कि अम्लीय माध्यम में अगर सक्रिय हो रहा है तो नर के अंदर जिस माध्यम से वीर्य आता है वो माध्यम में अम्लता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुक्राणु मर जाते हैं। तो ये अम्लीय माध्यम में सक्रिय होगी। ये अम्लीय माध्यम कहां मिलेगा? तो गुरु ये अम्लीय माध्यम मिलता है मादा जनन पथ में। अब खुद सोच, तेरे को वीर्य को पतला कहां करना था? मादा जनन पथ में पतला करना था। कैसे पतला करेगा? जब तू थक्का खत्म करेगा। थक्का कैसे खत्म करेगा? थक्का खत्म करने वाला कारक तेरे पास होना चाहिए, जिसका नाम क्या है? फाइब्रिनोलाइसिन। जो कहां काम करेगा? मादा के अंदर काम करेगा। कैसे? क्योंकि मादा के जनन पथ में मिलेगा अम्लीय वातावरण। आ गया समझ में? डन। तो मेजर ये तीन चीजें, इसके अलावा ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन ये भी निकालते हैं। और एक बच्चा बोल रहा है सर वहां पर इसमें कैल्शियम नहीं था। यहां पर भी कैल्शियम है, यहां पर भी फॉस्फेट है, यहां पर भी कैल्शियम है, फॉस्फेट है, बट मेजर कैल्शियम फॉस्फेट यहां से निकलते हैं पुरोस्त से। उसके साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन यहां से भी निकलता है। प्रोस्टाग्लैंडिन यहां से भी निकलता है, वहां से भी निकल रहा है, ये भी निकालते हैं। शुक्राशय 70% भाग सीमन का बनाता है या शुक्रिय प्लाज्मा का? बताओ। अंशुपाल जो है वो बोल रही है, अंशुपाल कह रही है कि सर ये जो 60% भाग है ये वीर्य का बनाता है या शुक्रिय प्लाज्मा का बनाता है? अब बताओ। अंशुपाल के चांटा लगेगा तो सारी चीजें, सितारे नजर आ जाएंगे, हैं तारे नजर आ जाएंगे उसको। अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई, वीर्य का 70% भाग बनाएगा कि शुक्रिय प्लाज्मा का? बताओ। अब ये चांटा खाने वाली चीजें करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले तुमको बताया है वीर्य में शुक्रिय प्लाज्मा और शुक्राणु है। अब इतनी बुद्धि भी नहीं लगा सकते हैं कि 70% भाग जो ये ग्रंथि बना रही है, इन दोनों मिलकर ये बना रहे हैं। शुक्राणु तो ऑलरेडी बने बनाए आ गए, क्या ये शुक्राणु बनाएगा? क्या ये शुक्राशय शुक्राणु बनाएगा? नहीं ना, ऑब्वियस ही बात है ये बनाएगा और ये इसका भाग है। बताओ। अब इतनी सी बात को ये समझ नहीं पाते हैं और फिर दे दनादन कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। एक काम करो, तुम ना 10 साल का कोर्स खरीदो, क्योंकि तुमसे 1 साल में नहीं होएगा, तुमसे 10 साल में जाकर नीट क्लियर होएगी। जो तुम्हारी हालत है ना उस हिसाब से मेरे को लग रहा है 10 साल का कोर्स खरीदो, तब जाकर तुम्हारा निकलेगा कुछ। ये एंजाइम ही है बेटा, फाइब्रिनोलाइसिन, ये भी एक एंजाइम ही है। ठीक है, डन, क्लियर। कितने टाइम तक जीवित रहता है शुक्राणु? एवरेज 72 आवर्स, 72 घंटे तक। चलिए जी, ये स्त्राव किसका था? ये था बेटा हमारी सहायक ग्रंथि में दूसरी सहायक ग्रंथि, जिसका नाम था पुरोस्त ग्रंथि का। नेक्स्ट तीसरी सहायक ग्रंथि जो है उसका नाम है काउपर। कंद मूत्र पथ ग्रंथि। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। डाउट पूछा जाता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं डाउट पूछने के लिए, लेकिन थोड़ा बुद्धि तो इस्तेमाल करो ना यार। ऐसा तो नहीं है कि बुद्धि बिल्कुल ही छोड़कर आ गए हैं। आई नो कि डाउट आएगा। अब टीचर डांट देता है, कई बार डांट देता है, तो अगली बार डाउट पूछने का मन भी नहीं करता। मैं नहीं चाहता हूं ऐसा हो, लेकिन इतना तो थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाओ कि जो तुम पूछ रहे हो क्या वो नील बटे सन्नाटा टाइप की चीज तो नहीं पूछ रहे हो कि टाइम वेस्ट हो उससे। इतना कह रहा हूं कि थोड़ा लॉजिक के साथ में डाउट पूछा करो।
बार बार पूछ रहे एंटी क्लॉटिंग का मतलब, अब बताओ ऐसो को अब मैं टाइम वेस्ट करूं इसके लिए? सर एंटी क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? तेरे को क्लॉटिंग यहां पर लिख दिया, तूने वो नहीं सुना, तेरा ध्यान सारा का सारा किसमें? चैट में है। अब मैं तेरे को कैसे बताऊं? यहां पर मैंने तेरे को क्लॉटिंग, क्लॉट का मतलब होता है थक्का, एंटी क्लॉटिंग का मतलब होएगा थक्का तोड़ना। हाँ जी सर, यहां पर एसिड है, बिल्कुल है, तो उस हिसाब से तो ये खत्म हो जाना चाहिए था, है ना? एक बच्चे ने पूछा सर यहां तो एसिड है अनिकेत, है ना सर, ये तो सिट्रिक एसिड है, उस हिसाब से तो ये खत्म हो जाना चाहिए था। बेटा यहां पर पीएच कितनी थी? ये पीएच कितनी थी? ये पीएच कितनी थी? ये पीएच कितनी थी? यहां पर 7.3 थी। इसकी पीएच जो होती है किसकी बेटा? यहां पर ये जो पुरोस्त ग्रंथि से जो स्त्राव निकलता है, इसकी पीएच जो होती है वो लगभग 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 6.8 से 6.9 हो जाती है। अब जरा सोच, पीएच कम तो हुई? हाँ सर, हल्की सी कम हुई है, हल्की सी हुई है ना कम, हाँ पोषण देने की वजह से। लेकिन इसके बाद में देख, इसके बाद में अगली जो ग्रंथि है, कौन सी? इसके बाद में अगली जो ग्रंथि जो है जिसका नाम है काउपर, इसका स्त्राव जो होता है, इसका स्त्राव जो होता है, वो स्त्राव वापस से पीएच जो है कितनी कर देता है? 7.2। ना कोई तुमसे पूछ रहा है, ना कोई तुमसे कह रहा है कि इतनी जबरदस्त पीएचडी करने की जरूरत है, लेकिन नहीं, हमको क्वेश्चन निकल रहा है तो ठीक है। ये अम्लीय माध्यम दे रहा है, हाँ पीएच डाउन हुई, 7.3 से कितना हो गया? 6.9 हो गया। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए, वापस इंक्रीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? कंदमूत्र ग्रंथि या काउपर ग्लैंड। ये पीएच बढ़ा देती है। कौन? इसका स्त्राव जो होता है वो पीएच बढ़ा देता है। अब पीएच बढ़ा देगा तो ऑब्वियस ही बात है, शुक्राणु जो होते हैं अम्लीय वातावरण में क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। यहां पर अम्लीय वातावरण मिलेगा, नष्ट हो जाएंगे। जैसे ही नीचे जाएंगे वापस से कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, तो नष्ट होने से बच जाएंगे। तो इसका स्त्राव कितना होता है? पीएच इसका कितना होता है? 7.2 के आसपास होता है। और ये इससे जो लिक्विड निकलता है, इससे जो स्त्राव निकलता है वो कैसा होता है? पारदर्शी होता है, चिपचिपा होता है। कैसा होता है? इससे जो स्त्राव निकलता है कैसा होता है? पारदर्शी होता है, यानी जैसे वाटर होता है वैसा पारदर्शी। उसका कैसा था? दूधिये रंग का था, व्हाइट कलर का था। इसका कैसा होता है? पारदर्शी, यानी पानी के जैसा। चिपचिपा होता है। कैसा होता है ये? चिपचिपा होता है। और साथ ही साथ क्या प्रदान करता है? ये संभोग प्रक्रिया में या मैथुन के दौरान हम बोलेंगे ये क्या प्रदान करता है? स्नेहन प्रदान करता है। कार्य की अगर मैं बात करूं, इसमें कोई एंजाइम वो सारी चीजें याद नहीं रखनी, सीधा कार्य। ये मैथुन प्रक्रिया या संभोग प्रक्रिया जब संपन्न होती है तो उस प्रक्रिया के दौरान ये शिशन को स्नेहन देता है। सर ये तो प्रॉपर हिंदी लिख दी, इंग्लिश में बोले तो ये क्या कार्य कर रहा है? इट lubricate penis that help in copulation, जिसको हम संभोग बोलते हैं, या कोइटस, ये सिंपल सेक्सुअल प्रोसेस। ये अंग्रेजी में लिख दिया, ये हिंदी में लिख दिया। कुल मिलाकर मेरे भाई सिंपल सी बात को समझना था, क्या कि अगर ये एक छिद्र है और इस छिद्र को हम योनि बोल रहे हैं, इस छिद्र के अंदर नर जो है अपने शिशन को अगर स्थानांतरित करेगा तो ये एक फ्रिक्शन पैदा होएगा। क्या होएगा? एक फ्रिक्शन होएगा, घर्षण होएगा। और उस घर्षण के दौरान में यहां पर वीर्य निकाला जा रहा है। इस घर्षण प्रक्रिया से स्पर्म क्या हो सकते हैं? डैमेज हो सकते हैं। तो उसको डैमेज होने से बचाने के लिए यहां पर हमने थोड़ा सा लिक्विड निकाल दिया, इसके चारों तरफ क्या रिलीज कर दिया? लिक्विड रिलीज कर दिया। कहां? योनि क्षेत्र में भी लिक्विड रिलीज होता है और शिशन के ऊपर भी लिक्विड रिलीज हो रहा है। अब वो लिक्विड क्या कर रहा है? क्या वो चिकनाहट दे रहा है? स्नेहन का मतलब चिकनाहट। क्या दे रहा है? चिकनाहट दे रहा है कि नहीं दे रहा? क्या वो लुब्रिकेट कर रहा है? लुब्रिकेट का मतलब वही लिसलिसापन, चिकनाहट देना।
जैसे हम साइकिल में ग्रीस लगाते हैं, साइकिल में ग्रीस लगाते हैं तो वो क्या करती है, मुलायम कर देती है ना चीज को। बस उसी तरीके से कि भैया ये एक छिद्र था और इस छिद्र के अंदर शिशन को जाना है। अब इस छिद्र के अंदर जब शिशन जाएगा, घर्षण होएगा संभोग प्रक्रिया में, तो हो सकता है डैमेज हो जाए, जो वीर्य यहां पर वीर्य में जो शुक्राणु है वो डैमेज हो जाए। तो उससे बचने के लिए ये संभोग प्रक्रिया आसानी से संपन्न हो जाए, ये शिशन आसानी से योनि के अंदर स्थानांतरित हो जाए, तो यहां पर इस जगह पर थोड़ा सा लिक्विड रिलीज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। इस शिशन के अग्रभाग पे लिक्विड अगर होएगा तो ये आसानी से एंटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस इतनी सी बात थी। तो कुल मिलाकर मैथुन प्रक्रिया आसान हो जाए, कोइटस कॉपुलेशन सेक्सुअल प्रोसेस जो है ये मैथुन या संभोग प्रक्रिया आसान हो जाए, तो शिशन के अग्रभाग पर स्नेहन उसको चिकनाहट प्रदान करता है। किसका स्त्राव? काउपर ग्रंथि का स्त्राव। खत्म खल्लास। ठीक है, डन। ये थी आपकी 3 ग्रंथियां। फालतू के क्वेश्चन में आयुष नामदेव नहीं ले रहा हूं। रैबिट में कौन सी ग्लैंड मिलती है और ये नहीं मिलती और वो नहीं मिलती है। डन, क्लियर है? ठीक है। मादा में ये इसके जैसा कार्य कौन करता है? बार्थोलिन ग्रंथि कार्य करती है, जो योनि छिद्र के दोनों तरफ एक मिलती है, एक जोड़ी मिलती है। ये थी आपकी एक जोड़ी, सॉरी ये थी आपकी ग्रंथियां जिसमें से ये पेयर फॉर्म में थी, पेयर यानी जोड़ीदार थी। ये एकल थी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये आपकी जोड़ीदार थी, ये भी पेयर्ड थी, जोड़ीदार थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अब कुछ बिंदु हैं जो आपको समझने, ध्यान से सुनिएगा। हमने अभी बोला कि भैया ये ग्रंथियां जो है, इनका स्त्राव जो है वो क्या निकाल रहा था? सर इनका स्त्राव जो है वो क्या निकाल रहा था? शुक्रीय प्लाज्मा। उस शुक्रीय प्लाज्मा में आपने शुक्राणुओं को डाला और क्या बना दिया? वीर्य। यही बात करी हमने। अब बात आ रही है सर, ये वीर्य जो होता है, ये वीर्य नॉर्मल, इसका पीएच कितना होता है? ये वीर्य कितना निकलता है? एक बार में कितना निकलता है ना? तो ये कुछ बिंदु हैं जो आपको बताने हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमारी सहायक ग्रंथियां थी। शिशन की बात अभी करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले सहायक ग्रंथियां हो गई है। हाँ, अब कुछ बिंदु हैं वो ध्यान से सुनिएगा। 3 बिंदु हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, 3 बिंदु हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्या 3 बिंदु हैं, ध्यान से सुनिएगा। 3 वर्ड हैं। एक है शुक्राणु वर्गित, दूसरा है शुक्राणु स्पर्मिएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी इजैक्यूलेशन, इसको हम बोलते हैं इजैक्यूलेशन। क्या बोलते हैं? स्खलन को हम क्या बोलते हैं? इजैक्यूलेशन। और तीसरा है वीर्यसेचन। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि आपकी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में मिस्टेक है। कहां मिस्टेक है वो मैं जब आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। वीर्यसेचन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। और इसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। ये 3 वर्ड हैं जो इंग्लिश में तो सही सही बताए हुए होते हैं। इंग्लिश मीडियम की जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इन तीनों का मीनिंग आराम से समझ में आ जाता है इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में गड़बड़ कर रखी है हमारी एनसीईआरटी में। क्या? हिंदी मीडियम में वीर्यसेचन का मीनिंग जो है वो उसको स्पर्मिएशन बोल दिया है। क्या बोला मैंने? वीर्यसेचन का जो मीनिंग जो होता है उसको स्पर्मिएशन बोल दिया गया है। तो ये मिस्टेक है, तो प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा।
सबसे पहले शुक्राणु वर्गित की बात करेंगे, फिर स्खलन की बात करेंगे, फिर वीर्य सेचन की बात करेंगे। सबसे पहले शुक्राणु वर्गित की बात कर लेते हैं क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, शुक्राणु वर्गित, ये हिंदी में आपको वर्ड नहीं मिलेगा, हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी में ये वर्ड नहीं है। ये वर्ड मिल जाएगा क्या? स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, इस तरीके से वर्ड मिल जाएगा। स्पर्मिएशन का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। तुम बेटा लिखते जाओ, जिसको जो जो लिखना है लिखते जाओ। कसम से हम इतना पक्के होते जा रहे हैं ना, अब हम आंसर ही नहीं देंगे अब तुमको। मैं इतना पक्का होता जा रहा हूं ना तुम लोगों की हरकतें देख देख के, हरकतें देख देख के, जैसे राहुल देवरी की हरकतें पढ़ा रहा हूं मैं यहां पर। ये कंटिन्यूअसली स्पैम की जा रहा है। नाइट फॉल कोई डिजीज है, नाइट फॉल कोई डिजीज है, नाइट फॉल कोई डिजीज है। शर्म आनी चाहिए तेरे को। शुक्राणु वर्गित स्पर्मिएशन, शुक्राणु वर्गित स्पर्मिएशन, ये क्या होता है? आपको याद है शुक्र जनक या शुक्र जनन नलिका में शुक्राणु बने थे? याद करो, शुक्र जनक नलिका जो थी, उस शुक्र जनक नलिका, ये मान लीजिए ये शुक्र जनक नलिका है ना, याद आ रहा है? इस शुक्र जनक नलिका में सर्टोली कोशिका याद आ रही है? क्या यहां पर शुक्राणु बने थे? याद आ रहा है? बोलिए, क्या यहां पर शुक्राणु बने थे? क्या यहां पर शुक्राणु बने थे? हाँ, किसने बनाए थे? नरजर्म कोशिका ने बनाए थे। और वो शुक्राणु क्या करते, ध्यान से देखना, वो शुक्राणु इसके अंदर घुस जाते हैं, सर्टोली कोशिका के अंदर घुस जाते हैं। किसके अंदर घुस गए? सर्टोली कोशिका के अंदर घुस जाते हैं। और घुसकर क्या लेते हैं? पोषण लेते हैं। देख इधर देख, इस डायग्राम में ये शुक्राणु किसके अंदर घुस गया? सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। और क्या ले लिया? पोषण। क्या ले लिया? पोषण ले लिया। पोषण, पोषण लेने के बाद क्या करेंगे? अब आप मुझे बताइए। पोषण लेने के बाद इन शुक्राणुओं को शुक्र जनक नलिका से मैं कहां डालूंगा? क्या इन शुक्राणुओं को इस शुक्र जनक नलिका की इस खोखली जगह पर डालूंगा? पोषण लेने के बाद फिर ये आगे बढ़ते जाएंगे। भाई पोषण मिलेगा तो गति करेंगे, और गति करेंगे तो जरा सोच, क्या ये इस शुक्र जनक नलिका, क्या ये जो शुक्र जनक नलिका है उस शुक्र जनक नलिका के आगे उसकी गुहा में, उसकी खाली जगह में आ जाएंगे? पोषण लेने के बाद, उसकी सर्टोली कोशिका से पोषण लेने के बाद इसकी खाली जगह पर आ जाएंगे। खाली जगह पर आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बस इतनी सी बात। तो याद रखना, शुक्र जनक नलिका, शुक्र जनक नलिका की गुहा में आ जाते हैं। क्या? शुक्राणु सर्टोली कोशिका से पोषण लेकर शुक्र जनक नलिका की गुहा में आ जाते हैं। शुक्राणु सर्टोली कोशिका से पोषण लेकर शुक्र जनक नलिका की गुहा में आ जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? शुक्राणु वर्गित स्पर्मिएशन बोला जाता है। ये होता है स्पर्मिएशन, कि शुक्राणुओं का शुक्र जनक नलिका की गुहा में आ जाना। सिंपल एक लाइन मिलेगी डेफिनेशन, क्या? शुक्राणुओं का शुक्र जनक नलिका की गुहा में, खाली जगह में आ जाना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। डन। आइए दूसरा वर्ड, दूसरा है स्खलन और तीसरा है वीर्य सेचन। अब आप मुझे बताइएगा, एक नर संभोग प्रक्रिया के दौरान अपने वीर्य को कहां स्थानांतरित करेगा? मादा के योनि में, यही ना? अब मान लो एक प्रक्रिया होती है हस्तमैथुन प्रक्रिया, मैस्टरबेशन जिसको बोला जाता है। उस प्रक्रिया में एक नर जो होता है अपने वीर्य को अपने शरीर से बाहर त्यागता है। क्या बोला मैंने? दो वर्ड बोले मैंने बोला अगर एक नर
अपने वीर्य को स्थानांतरित करता है। नर ने वीर्य को मादा योनि में स्थानांतरित किया। कहां पर स्थानांतरित कर दिया? मादा योनि में अगर स्थानांतरित कर दिया तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है वीर्य सेचन। डन। इसके अलावा नर ने अपने वीर्य को शरीर से बाहर निकाला। अब चाहे वो शरीर से बाहर कहीं पर, फर्श पर अगर निकाल देता है या बॉडी से बाहर कहीं पे भी रिलीज कर देता है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इजैकुलेशन यानी स्खलन। जब नर वीर्य को शरीर से बाहर निकालता है। कौन सी प्रक्रिया से? हस्तमैथुन प्रक्रिया, सिंपल मैस्टरबेशन प्रक्रिया से। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्खलन बोलते हैं, इजैकुलेशन बोलते हैं। क्या ये 3 वर्ड समझ में आ गए? अगर एक नर ने अपने वीर्य को मादा योनि में स्थानांतरित किया संभोग करके या बाय द वे बाई चांस जबरदस्ती रेप करके, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? वीर्य सेचन। मादा योनि में स्थानांतरित करेगा, विजाइना में इंसेमिनेशन। अदर देन मादा के शरीर से बाहर रिलीज करेगा, स्खलन, इजैकुलेशन। पर्टिकुलरली शुक्राणुओं को पोषण मिलने के बाद में, सर्टोली कोशिका से पोषण मिलने के बाद में शुक्रजनक नलिका की गुहा में आ जाना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन, शुक्राणु वर्गित। ये 3 वर्ड हैं और हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी में इन दोनों को एक साथ इनका मीनिंग लिखा हुआ है। जो गलत है सही करेंगे, मैं आपको सही करवाऊंगा जब हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है? और मेरे भाई, जिसको बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है, जो गलत शब्दों का उपयोग कर रहा था, बोल रहा था टकले जल्दी करा, टकले जल्दी करा, इस तरह की लैंग्वेज यूज में ले रहा था, मैं जल्दी करा दूंगा, मैं करा दूंगा जल्दी। अगर मैंने जल्दी करा दिया तो तू टकला हो जाएगा, तेरे बाल उड़ जाएंगे, तेरे को समझ में नहीं आएंगी चीजें, ऊपर से चीरती हुई चीजें चली जाएंगी। समझ में आया? इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि तेरे बाल बचे रह जाए, ठीक है? नरेंद्र गोस्वामी, लास्ट वार्निंग है तेरी। नगेंद्र गोस्वामी, ठीक है? लास्ट वार्निंग है, लास्ट वार्निंग। इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस डाल दीजिए। इनको पता ही नहीं है, होशो हवास में नहीं है। कल डाल दिए गए हैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इस चैप्टर के, ठीक है? चलिए जी, यहां तक की बात समझ में आ गई है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारी ग्रंथियां हो गई थी, ओके। हाँ जी, देखिए मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। हमने जो वीर्य की बात करी थी, वीर्य की जो हमने बात करी थी, उस वीर्य में क्या क्या चीज मिल रही थी, ये चीज आपको समझ में आ गया। शुक्रीय प्लाज्मा मिल रहा था और शुक्राणु मिल रहा था, ठीक है? कौन मिल रहा था? शुक्रीय प्लाज्मा मिल रहा था और शुक्राणु मिल रहा था। पहला बिंदु, एक बार सामान्य स्खलन करने से, स्खलन तेरे को अभी अभी वर्ड इसलिए जान पूछकर मैंने बताया क्योंकि ये मैं बिंदु बताने वाला था। मैं कुछ भी पढ़ाता हूं तो पहले सोचता हूं कि क्या वो बिंदु पढ़ाने से पहले किसी और चीज से लिंक किया जा सकता है ताकि वो चीज समझ में आ जाए। अब मैं तेरे से सीधा बोलता क्या कि एक बार सामान्य स्खलन यानी इजैक्यूलेशन, स्खलन जो होता है, कितना ml वीर्य बाहर आता है। अब मैं ये डायरेक्टली बोलता क्या, एक बार सामान्य स्खलन यानी इजैक्यूलेशन से कितना वीर्य बाहर आता है, तो ये वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता, सर ये स्खलन क्या होता है? तो इसीलिए स्खलन बताया
वीर्य सेचन बताया, शुक्राणु वर्गित स्पर्मिएशन बताया। ये तीनों वर्ड याद रखिएगा। तो याद रखना, नॉर्मल व्यक्ति के अंदर 3 से 4 ml ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, 3 से 4 ml वीर्य, 3 से 4 मिलीलीटर वीर्य जो है वो बाहर आता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है। नॉर्मली जो मैं जिस बुक को फॉलो करता हूं या जहां जहां से मैं पढ़ता हूं उसके अनुसार ये बिल्कुल करेक्ट दे रखा था। 3 to 4 ml वीर्य जो है वो नॉर्मल स्खलन प्रक्रिया से क्या आता है, बाहर आता है। डन। दूसरा, सामान्य स्खलन प्रक्रिया होने के बाद में, सामान्य स्खलन प्रक्रिया होने के बाद में या वीर्य सेचन होने के बाद में ये जो वीर्य बाहर आएगा, इस वीर्य में कितने शुक्राणु होंगे, कितने शुक्राणु होते हैं? तो लगभग, ध्यान से सुनना, लगभग 200 से 300 मिलियन प्रति ml क्या होते हैं, सामान्य शुक्राणु की संख्या होती है। सामान्य शुक्राणुओं की संख्या 200 से 300 मिलियन होती है। 200 से 300 मिलियन होती है। सॉरी, पर ml हटा रहा हूं। 200 से 300 मिलियन, 200 से 300 मिलियन सामान्य स्खलन में, एक बार सामान्य स्खलन में लगभग 200 से 300 मिलियन क्या आ जाते हैं, आपके शुक्राणु होते हैं। ठीक है। अब ये 200 से 300 मिलियन जो होते हैं, इनमें से सामान्य आकृति वाले कितने होते हैं? तीसरा, लगभग 20 से 120 मिलियन प्रति ml कैसे होते हैं, सामान्य शेप यानी आकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? नॉर्मल शेप के जो होते हैं वो 20 से 120 मिलियन प्रति ml जो होते हैं वो सामान्य आकृति नॉर्मल शेप के होते हैं। डन। ये 3 बिंदु समझ में आ गए। चौथा बिंदु, चौथा बिंदु, चौथा बिंदु ध्यान से देखिएगा। 200 से 300 मिलियन, सॉरी ml में ही होता है, प्रति ml। एक बार सामान्य स्खलन से इतना ml निकलता है, प्रति ml कितना होता है, 200 से 300 मिलियन पर ml क्या होते हैं, सामान्य शुक्राणु की संख्या होती है, जिसमें से 20 से 120 प्रति ml जो होते हैं उनकी सामान्य आकृति होती है। डन। प्रति ml। अब बात आ रही है, 3 वर्ड हैं, कौन कौन से? एक है ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया और एक है एस्थेनोस्पर्मिया। आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये वर्ड पहले सुने हुए हैं? जरा जल्दी से मुझे बताइएगा। एक मिनट में पानी पी लूं बेटा। हाँ जी, ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, एस्थीनोस्पर्मिया, क्या ये वर्ड सुने हुए हैं? हाँ सर, बहुत ही बढ़िया। ओलिगो हमेशा याद रखना, जैसे एक वर्ड मैं आपसे पूछता हूं, जैसे एक माइटोसिस है या मैं बोलता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मैंने बोला ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइटोसिस, ए माइटोसिस, तो यहां पर इस वर्ड से पहले ए लग रहा है। हाँ सर, तो ए का मीन्स क्या है कि वो प्रक्रिया नहीं हो रही है। अब जरा सोच, ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है, हमेशा याद रखना, ओलिगो वर्ड अंग्रेजी का वर्ड है और ओलिगो का मतलब होता है कम। अगर 20 मिलियन
प्रति ml या उससे भी कम हो जाती है कौन? शुक्राणु की संख्या। क्या बोला हमने? नॉर्मल कितनी मिल रही थी मेरे भाई? 200 से 300 मिलियन। अगर ये 200 से 300 मिलियन की जगह क्या हो जाए? कम हो जाए। कितना हो जाए? 20 मिलियन या उससे भी कम हो जाए, यानी शुक्राणु की मात्रा, शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाए, तो इस परिस्थिति को क्या बोला जाता है? ओलिगोस्पर्मिया, यानी शुक्राणुओं की बहुत कम संख्या। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब जरा सोच, क्या बोलूंगा? एजोस्पर्मिया, जब शुक्राणु एब्सेंट हो जाए। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों को याद है क्रिप्टोकॉइडिज्म? हाँ जी, कितने बच्चों को यह वर्ड याद आ रहा है, क्रिप्टोकॉइडिज्म? कितने बच्चों को यह वर्ड याद आ रहा है, क्रिप्टोकॉइडिज्म? याद आ रहा है? याद आ रहा है? क्या था क्रिप्टोकॉइडिज्म? जरा सोच कि वृषण शरीर से बाहर नहीं आए। मैं तेरे से एक प्रश्न पूछता हूं, मान ले एक बच्चा है जिसके वृषण शरीर से बाहर नहीं आए, क्या उसमें शुक्रीय प्लाज्मा का निर्माण होएगा? क्या उसमें शुक्रीय प्लाज्मा का निर्माण होएगा? बोलिए, क्या उसमें शुक्रीय प्लाज्मा का निर्माण होएगा? नहीं होएगा। अरे बांगड़ू, क्रिप्टोकॉइडिज्म में वृषण शरीर के अंदर है, वृषण काम नहीं कर रहे, लेकिन मेरे भाई शुक्रीय प्लाज्मा कौन बना रहा था? सहायक ग्रंथि, शुक्राशय, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल, वो तो अपना काम कर रहे, वो तो शुक्रीय प्लाज्मा बनाएंगे, उसमें शुक्राणु नहीं होंगे ना, घोंचू। समझ में आया? तो अगर किसी को क्रिप्टोकॉइडिज्म है तो उसके अंदर जो वीर्य होएगा, उस वीर्य में सिर्फ क्या होएगा? शुक्रीय प्लाज्मा होगा, शुक्राणु यहां पर नहीं होंगे। तो मैं क्या बोलूंगा कि वीर्य में शुक्राणु नहीं है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अरे भैया, क्रिप्टोकॉइडिज्म में क्या शुक्राशय ग्रंथि खराब हो गई थी? क्या प्रोस्टेट ग्रंथि खराब हो गई थी? क्या बल्बोयूरेथ्रल खराब हो गई थी? या वृषण खराब हो गए? खराब इन द सेंस काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर है। लेकिन सहायक ग्रंथियां तो काम करेंगी ना, और सहायक ग्रंथियां काम करेगी तो शुक्रीय प्लाज्मा तो बनाएंगी ना, शुक्राणु नहीं होएगा उसमें। ठीक है, तो अब जरा सोच, क्या इसको वीर्य नहीं बोलूंगा? बोलूंगा। क्या बोलूंगा? शुक्राणु रहित वीर्य नहीं बोल दूंगा। सर, इसको वीर्य नहीं बोलेंगे, ऐसे बोल दे, स्पर्मलेस सीमन, ऐसा सीमन जिसमें स्पर्म नहीं है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एजोस्पर्मिया। शुक्राणु एब्सेंट हो गए, किसमें? वीर्य में से। सिर्फ क्या रह गया? फ्लूइड रह गया। कौन सा? सेमिनल फ्लूइड रह गया, शुक्रीय प्लाज्मा रह गया। डन? क्लियर? चलें नेक्स्ट। सर, ये तो कंडीशन वैसी होगी जैसे वेसेक्टोमी में होती है। वेल डन। कौन था ये? सही पकड़ लिया, पवन फुलवारिया। वेल डन पवन, वेरी गुड। वेसेक्टोमी जैसी कंडीशन। ठीक है। एस्थीनोस्पर्मिया, बेटा एस्थीनोस्पर्मिया का सीधी सी बात है, अगर गति की अगर मैं बात करूं तो अगर शुक्राणु की गति कम हो जाती है, शुक्राणु की गति कम हो जाती है, शुक्राणु की गति जो होती है कम हो जाती है, तो उस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? एस्थीनोस्पर्मिया। बोल मेरे भाई, जल्दी से मुझे बता, जल्दी से, क्या तेरे को ये एस्थीनोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया समझ में आ गया? ठीक है। एक चौथी परिस्थिति होती है, उसको भी याद रखना, टेरेटोस्पर्मिया।
जब शुक्राणु की आकृति खराब हो जाती है। क्या बोला मैंने? जब शुक्राणु की आकृति शेप खराब हो जाती है, असामान्य आकृति, शुक्राणु की असामान्य आकृति हो जाती है, तो इस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? टेरेटोस्पर्मिया। तो कुल मिलाकर ये 4 कंडीशन थी, ए बी सी डी। ठीक है, अब ये क्यों बताई? कोई रीजन होएगा। सर इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? टेरेटोस्पर्मिया, छोटू जाटव। एस्थीनोस्पर्मिया को एस्थीनोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया को एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया को ओलिगोस्पर्मिया। अब ये 4 कंडीशन क्यों बताई? रीजन था उसका। क्या रीजन था? ये दोनों बताने का रीजन था। क्यों? क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन है। क्या चीज मेंशन है? कि एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर, ध्यान से सुनना, एक नॉर्मल वीर्य के अंदर, एक सामान्य व्यक्ति के अंदर 60% शुक्राणु कैसे होने चाहिए? नॉर्मल आकृति के होने चाहिए, जिसमें से 40% जो होने चाहिए वो तेज गतिशील होने चाहिए। लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्टार बनाकर लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान से सुनना। क्या? हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है, एक सामान्य व्यक्ति में शुक्राणु कैसे होने चाहिए? जो कुल वीर्य जो होता है या कुल शुक्राणु जो होते हैं, वीर्य में कुल शुक्राणु जो होते हैं, टोटल शुक्राणु में से 60% जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए? 60% सामान्य आकृति के होने चाहिए। एक बच्चा लगातार बीच में भी स्पैम कर रहा था 60%, 40%, तो यहां पर आएगा। ठीक है, 60% कैसे होने चाहिए? सामान्य आकृति के होने चाहिए। और ये जो 60% है, इनमें से 40% जो होते हैं वो तेज गतिशीलता दर्शाने चाहिए, तीव्र गतिशील होने चाहिए। 40% तीव्र गतिशील होने चाहिए। अगर ये परिस्थिति नहीं मिलेगी तो इस कंडीशन में हो सकता है वो जो जोड़ा जो होगा नर और मादा का, वो संतान उत्पन्न करने में असक्षम हो जाए। तो मेरे भाई, मैंने यहां से यहां तक तेरे को इतनी सी बात बताई। क्या? वीर्य की अगर बात करें तो एक बार सामान्य स्खलन क्या था? शरीर से बाहर निकालना। किसको? वीर्य को। 3 से 4 ml वीर्य बाहर निकलता है। प्रति ml 200 से 300 मिलियन क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं, जिसमें से 20 से 120 मिलियन सामान्य आकृति के होने चाहिए या होते हैं सामान्य व्यक्ति के अंदर। ओलिगोस्पर्मिया, जब शुक्राणुओं की संख्या प्रति ml 20 मिलियन प्रति ml या उससे भी कम हो जाती है, ओलिगोस्पर्मिया। शुक्राणु खत्म हो जाते हैं, पैदा ही नहीं हो पाते हैं, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एजोस्पर्मिया। एस्थीनोस्पर्मिया, शुक्राणु की गति कम हो जाए। और टेरेटोस्पर्मिया, शुक्राणु की आकार जो है वो आकार जो है ढंग से ना बन पाए। ये दोनों कंडीशन से संबंधित था ये वाला बिंदु। क्या? 60% सामान्य आकृति के होने चाहिए। अगर सामान्य आकृति नहीं है, टेरेटोस्पर्मिया। 40% 60% में से 40% तेज गतिशील होने चाहिए। अगर तेज गतिशील नहीं है तो एस्थीनोस्पर्मिया। ये थी कंडीशंस, ये थी सारी चीज। अब नर जनन तंत्र में एक लास्ट टॉपिक रह गया है, और वो लास्ट टॉपिक है क्या? मात्र छोटा सा, जिसको हम क्या बोलते हैं? शिशन। इसको कल कंप्लीट करेंगे, शिशन पढ़ेंगे, और शिशन पढ़ने के बाद में फिर स्टार्ट करेंगे बेटा जी हमारा, कल से स्टार्ट कर देंगे क्या? मादा जनन तंत्र। ठीक है जी, चलो। एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, आप में से कई ऐसे बच्चे भी होंगे जो, जैसे एक अनिल कुर्मी था 10वीं क्लास का बच्चा, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो
बीएससी कंप्लीट भी किए हुए होंगे। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कंपाउंडर जो होते हैं ना, वो भी होंगे, मेरे को पता है। तो कंडीशंस कई बार क्या होती है, जब आप कंपाउंडरी का कोर्स कर रहे होते तो यही सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं, बुक्स आपको पढ़ने को मिलती है, आपने पढ़ी होंगी। अब क्या होता है ना, उस कंडीशन में आप क्लास में आते हैं और क्लास में आने के बाद वो आप उस नॉलेज को जो कंपाउंडर से रिलेटेड या नर्सिंग से रिलेटेड जो आपने चीज पढ़ी थी, उसको आप इस क्लास में झोंकने की कोशिश करेंगे। जैसे एक बच्चा पूछ रहा है, टाइप्स ऑफ टेरेटोस्पर्मिया, टाइप्स ऑफ टेरेटोस्पर्मिया। एक बच्चे ने पूछा सर टाइप्स ऑफ, पता नहीं टेरेटोस्पर्मिया पूछा था या एस्थेनोस्पर्मिया किसी ने पूछा है ना, टाइप्स ऑफ ये, टाइप्स ऑफ वो। बेटा तूने वहां पर पढ़ी जब तू ग्रेजुएशन या हायर डिग्री पढ़ रहा था। यहां पर जो बच्चे हैं वो, उनको नीट निकालनी है, और तू भी इसी मकसद से आया कि तेरे को नीट निकालनी है। तेरे को वापस से कंपाउंडरी का कोर्स नहीं करना है। और नीट निकालने के लिए जितना पढ़ा रहा हूं ना, अगर इतना भी ढंग से पढ़ लेगा, ध्यान से पढ़ लेगा, तो सफिशिएंट है। अगर जाना है, डिटेल में जाना है, हम जा सकते हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। सर यहां क्या लॉजिक था पढ़ाने का, ये लॉजिक था क्या, ये चीज तेरी एनसीईआरटी में, और ये अगर एनसीईआरटी में है तो ये सामान्य आकृति नहीं होगी तो ये बताना पड़ेगा, सामान्य गतिशीलता नहीं होगी तो ये बताना पड़ेगा, और जब ये बताना पड़ेगा तो ये दोनों वर्ड साथ में आते हैं, ये बताने पड़ेंगे, इसलिए ये बताया। चलिए जी, नेक्स्ट मिलते हैं कल, ठीक है। उसके बाद में अब इसमें कई बच्चे पूछेंगे सर शुक्राणु का आकार कितना होता है, कितना लंबा होता है, कितना व्यास होता है, कितना भारी होता है, कैसा होता है, ये हम कब पढ़ेंगे। ये कल पुरुष जनन तंत्र समाप्त कर देंगे, फिर उसके बाद मादा जनन तंत्र समाप्त कर देंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्या, युग्मक जनन। अब जरा बुद्धि लगा, जब युग्मक जनन पड़ेगा तो शुक्राणु जनन में, शुक्र जनन में शुक्राणु की बात करेगा, तो शुक्राणु की जब बात करेगा तो शुक्राणु का आकार देखेगा, उसका व्यास देखेगा, उसकी लंबाई, वो कितना, उसमें कौन कौन से भाग मिल रहा है, कैसे कैसे मिल रहा है। सिमिलरली अंडाणु में पड़ेगा तो वहां पर आएगा। दोस्त काहे इतनी खुलबुली सी मच जाती है। पढ़ते हुए पढ़ाई से रिलेटेड चीज अगर पढ़ोगे ना तो ज्यादा बेटर होएगा। आलतू फालतू कुछ भी करोगे कोई लॉजिक नहीं है। लिडिक कोशिका क्या थी, पढ़ाई करना।